नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर हमारा सैंपल पेपर जो कि है 2022 का, जिसमें हम अपने 4 प्रश्न यानी कि अपने व्याकरण तक के जो प्रश्न हैं उन्हें कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं अपने काव्य खंड से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे काव्यांश और देंगे उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लेंगे। तो ये प्रश्न पत्र का जो भाग है ये हमारी आरोह पाठ्य पुस्तिका के प्रश्न 5 से लिया आरोह पाठ्य पुस्तिका के से लिया गया है। और इसको यहाँ पर आप देखेंगे 2 कविताएं आपको दी गई है काव्य खंड से, आप देख सकते हैं। और इसमें से आपको केवल एक प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, इसमें से केवल आपने एक प्रश्न का उत्तर देना है, यानी कि दोनों में से आपने एक प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोनों को हम यहाँ पर समझेंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखिए जो दूसरा वाला जो हमारा यहाँ पर प्रश्न है ये है हमारा, जाने क्या रिश्ता है जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का श्रोता है, भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो जमी पर जो धरती पर रात भर मुझ पर क्यों तुम्हारा यह खिलता चेहरा है। तो ये आपका जो फिराक गोरखपुरी जी की आपकी रुबाइयां है वो यहाँ पर दी गई है। और इससे पहले जो आपका दिया गया है, देखिए आप पहला प्रश्न ये है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे। अब ध्यान पूर्वक पहले इसको समझेंगे और उसके बाद आप, क्योंकि यहाँ पर ये मैं आपसे शुरुआत से ही कहती हूँ कि जब भी आप किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं उसके, अगर आप गद्यखंड के पाठ को पढ़ रहे हैं तो आप पाठ के लेखक और उसके पाठ के नाम को ध्यान पूर्वक पढ़िए। और अगर आप किसी कविता को पढ़ रहे हैं तो पाठ की जो कविता है उसको और कवि के नाम को आप जरूर याद करें। तो चलिए पहले कविता को यहाँ पर पढ़ लेते हैं। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फिर से ध्यान से पहली पंक्ति, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पैरों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिरता करता पद को, भरता उर्मे बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये एक आपकी एक काव्यांश या ये कुछ पंक्तियां जो आपकी यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका जो प्रश्न दिया गया है, देखिए ये प्रश्न बिना काव्यांश को पढ़े, बिना काव्यांश को रीड करे आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इस पाठ के कवि कौन है और इस कविता का नाम क्या है। ठीक है, क्योंकि यही चीज आपका सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर आता है। और क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कवि और कविता का नाम आप याद करें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कवि का नाम आपका पहला, आपका ये जो आप आरोह पाठ्य पुस्तिका पढ़ते हैं भाग 2, उसका पहला पाठ है जिसका नाम है आत्म परिचय। ये एक, इसमें 2 कविताएं दी गई है, पहली है आत्म परिचय और दूसरी है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इन दोनों की ही एक कविता है और दूसरा है आपका गीत। और जो कविता है और जो गीत है उन दोनों के ही कवि और लेखक जो है वो है हरिवंश राय बच्चन जी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न जो दिया गया है, पद्यांश के कवि और कविता का नाम लिखिए। कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखिए ये बहुत ही प्यारी सी कविता है, बहुत ही छोटी सी कविता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें पहला पाठ है जो, इसमें 2 आपकी कविताएं हैं, पहला है आत्म परिचय और दूसरा है आपका जो गीत में आपके यहाँ पर दिया गया है। तो आप ये देखेंगे कि आपका जो लास्ट कितने जो आपके 4-5 साल के जो आप सैंपल पेपर यदि आप देख, भावार्थ जो है दे दिया है
ताकि आपको, अगर यहाँ है हमेशा जो है चलता रहता है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, होने वाली है। और ये देखते हुए जो पथिक है, समय की गतिशीलता को देखते हुए जो राहगीर है, जो पथिक है, रास्ते में चलने वाला जो यात्री है, कि वो ये सोचकर तेज तेज चलने लगता है कि कहीं रात में देर ना हो जाए, कहीं रात ना हो जाए रास्ते में ही, और मुझे कहीं अंधेरा ना मिल जाए रास्ते में। ठीक है, और मेरा जो लक्ष्य है, लक्ष्य क्या कहा है कि मंजिल भी तो दूर नहीं, मंजिल यानी कि जहां वो पहुंचना चाहता है, उसका अपना घर। ठीक है, वो कहते हैं मंजिल भी तो दूर नहीं, यानी कि मेरा लक्ष्य कहीं अधूरा न रह जाए, इसीलिए वो समय रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है। वो कहता है बहुत दूर नहीं है मेरा घर, और क्योंकि दिन भर के काम से वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि कहीं मेरी मंजिल छूट ना जाए, कहीं मुझे रास्ते में अंधेरा ना हो जाए, ये सोचकर वो जल्दी जल्दी चलता है। ठीक है, तो ये इसका एक पहला काव्यांश था। और उसके बाद देखिए आगे बढ़ेंगे कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर सारे काव्यांश पढ़ने का रीजन यह है कि आपको कोई सा भी काव्यांश यहाँ पर आ सकता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। अब देखिए यहाँ पर कहा है कि जिस प्रकार से जब रात्रि का समय होता है, उस टाइम पे सबको अपने घर जाने की जल्दी होती है, सबको ये लगता है कि अब हमें फटाफट से जल्दी जल्दी घर पहुंचना है, कहीं रात ना हो जाए। तो जो सुबह की निकली हुई चिड़िया है, ठीक है, जो चिड़िया सुबह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना चुगने के लिए, क्योंकि जो उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी उड़ नहीं पा रहे हैं, वो उसके घोंसले में है, तो वो सुबह की निकली हुई है जो अपने बच्चों के लिए दाना लाने के लिए, उस चिड़िया के दिमाग में जब ये बात आती है कि रात होने वाली है और उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी कि इस आशा में होंगे कि उनकी माँ जो है अभी आने वाली है, और उस कारण वो नीड़ों से टकटकी लगाए हुए झांक रहे होंगे। जब ये बात उसको ध्यान आती है, जब ये बात उसके दिमाग में आती है, तो क्या होता है, उसके पैरों में और ज्यादा, उसके पैरों में और ज्यादा चंचलता आ जाती है, और वो और तेजी से उड़ने लगती है, क्योंकि वो बच्चे जो है गर्दन बाहर निकाल निकाल कर, आपने देखा होगा जब चिड़िया अपने बच्चों की चोंच में दाना डालती है तो वो कितने एक्साइटेड रहते हैं, वो इंतजार कर रहे होते हैं बिल्कुल अपने घोंसले से सर बाहर निकाल कर, इस तरह से ऊपर की ओर देखकर। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर माँ की ममता का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से बच्चों का ध्यान आते ही बच्चों के एक तरह से जो सिचुएशन, बच्चों की परिस्थिति जो है कि जो उड़ नहीं सकते और भूखे हैं, उनका ध्यान आते ही जैसे कैसे माँ का जो मन है उसमें ममता उमड़ पड़ती है, और वो ममता उसकी पंखों में दिखाई देती है एक चंचलता के रूप में, कि वो कितनी तेजी से अब फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ रही है अपने पंखों को। ठीक है, तो देखिए बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, यही इस बार का जो आपका काव्यांश है वो यही है। और जहां देखिए आप कि उसके बच्चे घोंसले में से अपनी गर्दन बाहर निकाल कर अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, यहाँ माँ की ममता का वर्णन किया गया है। और यहाँ पर माँ बच्चों के प्रति जो प्रेम है, किस तरह से वो उमड़ता है उसको दिखाया है। ठीक है, उसके बाद है मुझसे मिलने को है कौन विकल, मुझसे मिलने को है कौन विकल, में होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर्मे बिहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्योंकि कवि कह रहे हैं कि अब मुझसे मिलने को घर पर कोई भी मेरा इंतजार करने वाला नहीं है, कोई भी घर पर मेरा इंतजार करने वाला नहीं है, इसीलिए मैं घर जाने को व्याकुल नहीं हूं, बिल्कुल भी मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थिल करता पद को, भरता उर्मे विहलता है, विहलता यानी कि व्याकुलता है, इसीलिए यानी कि मेरे मन में एक तरह से कोई भी चंचलता नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूं, और यही प्रश्न
कि मैं किसके लिए चंचल हूं, मेरा तो इंतजार करने वाला कोई नहीं है। तो यही प्रश्न जो है मेरे पदों को, मेरे पैरों को स्थिर कर देता है, यानी कि रोक देता है। और जिस तरह से चिड़िया जो है अपने बच्चों से मिलने के लिए व्याकुल रहती है, तो यही बात उसके दिमाग में आते ही उसके कदम लक्ष्य की ओर जाने में स्थिरता दिखाते हैं। यानी कि वो कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया व्याकुल होकर चंचल हो जाती है, लेकिन मेरे पैर स्थिर हो जाते हैं, रुक जाते हैं, मेरे कदम आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि घर पर मेरा इंतजार करने वाला कोई नहीं है, मैं किसके लिए चंचल हूं। तो ये बहुत ही सुंदर पंक्तियां यहाँ पर हमने पढ़ी। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा इस काव्यांश का अर्थ, कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हूं, किसके हित चंचल, यह प्रश्न स्थल करता पद को भरता और में विहलता है। विहलता यानी कि व्याकुलता भर देता है, मुझे व्याकुल कर देता है कि मैं किसके लिए चंचल हूं, यही मेरे हृदय में व्याकुलता उत्पन्न करता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले प्रश्न को तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया। पहला प्रश्न है आपका, कवि का नाम हरिवंश राय बच्चन जी और गीत का नाम दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो है, अब यहाँ पर तो आपके पूरे पूरे 2 नंबर आपको मिलते हैं। अगला प्रश्न है जो अगर आपने भावार्थ को अच्छे से समझा होगा तो अगला प्रश्न भी आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं कि वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। वह कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है। तो यहाँ पर ये कौन सी शक्ति है जो चिड़ियों के पंखों में चंचलता भर देती है, ये शक्ति है उस ममता की, यानी कि जो चिड़िया की ममता है अपने बच्चों के प्रति, चिड़िया का जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, ये वही शक्ति है। यानी कि जो एक प्रेम है, जो मातृत्व की, जो ममत्व की जो शक्ति है, वो चिड़िया के पंखों में चंचलता भर देती है। क्योंकि जब चिड़िया को उड़ते उड़ते ये ध्यान आता है कि किस तरह से उसके बच्चे प्रत्याशा यानी कि आशा में होंगे कि उनकी माता अभी आती होगी और उनके लिए कुछ भोजन लाती होगी, और अपनी नीड़ों से वो गर्दन निकाल कर बाहर झांक रहे होंगे और अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे। और ये सोचकर चिड़िया के मन में जो है मन बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है, और वो चंचलता उसके पंखों में दिखाई देने लगती है और वो तेजी से आगे बढ़ती है, अपने घर के लिए आगे बढ़ रही है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर आप इस तरह से पूरा का पूरा उत्तर इस तरह से लिखते हैं तो आपको पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि किसके लिए चंचलता त्याग देता है। अब देखिए लास्ट प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ से केवल आपने इसका अर्थ समझना है। तो कहते हैं, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। तो कवि किसके लिए चंचलता त्याग देते हैं, कवि क्यों चंचलता त्याग देने की बात कर रहे हैं। तो कवि चंचलता इसीलिए त्याग देने की बात कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि मेरा, मुझसे यानी कि प्रेम करने वाला या मेरा घर पर इंतजार करने वाला कोई नहीं है जो मेरे लिए व्याकुल हो, जो मेरे लिए मेरा इंतजार कर रहा हो। ऐसा मेरे घर पर कोई नहीं है कि जिसको याद करके मैं चंचल हूं और मैं भी घर की तरफ तेजी से बढ़ूं। तो इसीलिए कवि अपनी चंचलता त्याग देते हैं और ये प्रश्न कि कौन है मेरा जो घर पर इंतजार कर रहा है, उनके पैरों को, उनके पदों को स्थिर कर देता है, रोक देता है। और यही उनके हृदय में व्याकुलता से भी उनका हृदय इस चीज से भर जाता है। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं यहाँ पर। और अगला देखिए यहाँ पर अगला पहला काव्यांश हमने यहाँ पर क्लियर किया। और अब जैसे मैंने बताया कि आपने दोनों में से केवल किसी एक पर दिए गए प्रश्न, जो प्रश्न है उनके उत्तर आपने देने हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पर उसको हम पढ़ते हैं। तो देखिए, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं फिर भर भर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं फिर भर भर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे प्राणी का श्रोता है। दिल में क्या झरना है,
मीठे पानी का श्रोता है, भीतर बह ऊपर तुम, भीतर बह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, मुस्काता चांद जो धरती पर, मुझ पर यो तुम्हारा ही खिलता चेहरा है। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्न है सेम, यहाँ पर 3 प्रश्न आपको दिए गए हैं, आपने तीनों प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं। तो इनके इसको भी आपने बिल्कुल इसी तरह से पढ़ना है। और ये वाला जो आपका काव्यांश है, इसको मैं आपको यहाँ पर आज होमवर्क में देती हूँ, इसको आप एक बार चेक कीजिए अपने घर पर। आप देखिए जरा कि किस तरह से आप इसको पढ़ पाते हैं, किस तरह से आप इसको समझ पाते हैं और किस तरह से आप इससे जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर दे पाते हैं। और सबसे पहले देखिए आपको समझना है कि ये आपके कौन सी पाठ्य पुस्तिका से है और इसके जो कवि है या इसके जो लेखक है वो कौन है। ठीक है, तो इस काव्यांश में आपने ये चेक करना है सबसे पहले। तो ये वाला जो पाठ है, ये जो पाठ है ये आपके लिए होमवर्क है, नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपने देखना है और उसके बाद आप इसको समझेंगे घर पर जाकर। ठीक है, चलिए आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जो हमारा है, अब यहाँ पर जो आपका प्रश्न 5 है, इसमें अभी जो हमने पढ़ा वो आपका गीत था, लेकिन आप और जो हम बाकी सैंपल पेपर देखेंगे उनमें आप देखेंगे जो हमारी दूसरी कविता है उससे भी बहुत बार यहाँ पर प्रश्न आया है। तो यानी कि आपका फर्स्ट जो आपका चैप्टर है आत्म परिचय और आपका गीत, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप उसको अच्छे से पढ़कर जाएं, दोनों ही चैप्टर्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़कर जाएं, समझ कर जाएं, और कोई भी डाउट हो दोनों कविताओं में से कहीं पर भी उसको अच्छे से समझे। वो हर बार रिपीट हुआ है, तो इसीलिए आप उसको एक बार जरूर पढ़ें। अब देखिए हम आते हैं प्रश्न आपके 6 पे। प्रश्न 6 में आपने क्या करना है, काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आप देखिए केवल और केवल आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं और 2-2 नंबर के ये भी आपके प्रश्न हैं। और ये जो आपकी यहाँ पर पंक्तियां दी गई है, इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर आपको दर्शाया गया है कि धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, काऊ की कहो कऊ, काहू की न बेटी सो न बेटा ब्याहब, काऊ की जाति बिगाड़ न सोऊ, तुलसी सरनाम गुलाम राम को, तुलसी सरनाम गुलाम राम को, जाको रुचे सो कहे कुछ और, मांगी के खैबो मसीत को सोइबो। देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं, मांग के खैबो मसीत को सोइबो, लबै को न एक न देबै को दो। तो देखिए कितनी प्यारी पंक्तियां हैं यहाँ पर। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, क्या कहा गया है, सबसे पहले तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पंक्तियां आपको कहां से, ये पंक्तियां आपकी कहां से ली गई है। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो है एक बार आप फिर से देख लीजिए, ये पंक्तियां आपको दी गई है, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो, काहू की बेटी सो न बेटा ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सरनाम। अब देखिए क्या समझ आया आपको यहाँ पर, तुलसी सरनाम गुलाम राम को, जो जाको सूचे सो कहे कुछ ओ। अब यहाँ पर आपसे पूछा तो नहीं गया है कि आपको कवि का नाम या पाठ का नाम बताना है, कविता का नाम या कुछ ऐसी चीजें, लेकिन अगर आपको नाम याद रहेगा तो आप फिर बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि ये कौन से पाठ से लिया गया है इसका, क्योंकि उस टाइम पे बहुत घबराहट भी हमें हो रही होती है, समय भी हमें एडजस्ट करना हो रहा होता है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना है। तो ये हमारा जो पाठ है, ये तुलसी दास जी द्वारा जो रचित कवितावली है उसके उत्तरकांड से, ठीक है, ये कवितावली के उत्तरकांड से ली गई जो पंक्तियां हैं उनसे ये लिया गया है। तुलसी, देखिए यहाँ पर तुलसी सरनाम गुलाम राम को, तो तुलसीदास जी द्वारा रचित।
अब देखिए यहाँ पर केवल 2 प्रश्न दिए गए हैं और हमसे क्या कहा गया है, हमसे यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर उक्त जो काव्यांश है उसका भाव हमने यहाँ पर, भाव सौंदर्य यहाँ पर हमने स्पष्ट करना है। तो देखिए भाव सौंदर्य अर्थात जो पूरा का पूरा आपको अर्थ दिया गया है, भाव इसमें दिए गए हैं, तो वो आपने बताना है। तो किस तरह से आप इसमें बताएंगे, देखिए देखिए धूत कहो अवधूत कहो, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो। तो जब आप इस पंक्तियों को पढ़ रहे हैं, शुरुआत से जब आपने पढ़ा तो उसमें कवि जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने उस समय की जो परिस्थितियां हैं, उस समय की जो स्थिति है उसका वर्णन करते हुए यहाँ पर बहुत सारी बातें कही हैं और उन्हीं में से ये कुछ पंक्तियां हमारी यहाँ पर दी गई है। तो अब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तुलसीदास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि मुझे चाहे धूत कहो चाहे अवधूत कहो, ठीक है, चाहे मुझे धूत कहो या चाहे अवधूत कहो, यानी कि किसी भी तरह का आप मुझे साधु कह सकते हैं, अवधूत कह सकते हैं, राजपूत कहो या जोलाहा कहो, यानी कि मुझे इस जाति पाति से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे कोई धूत साधु कहो या कोई अवधूत कहो, कोई मुझे राजपूत कह लो, कोई मुझे जोलाहा कह लो, ठीक है। कहो काहू की बेटी सो न बेटा ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न को, मैंने किसी के बेटे से या किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है, मैंने किसी की जाति बिगाड़ने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको इस पाठ को जब पढ़ाया था मैंने बताया था कि आज भी हमारे समाज में ये चलन है कि जब भी विवाह होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, परिवार देखा जाता है, खानदान देखा जाता है, कुल देखा जाता है, गोत्र देखा जाता है और उसी के हिसाब से जो है मैच करके जो है शादी होती है, ठीक है ना। तो वो कहते हैं कि मेरा कोई भी इस तरह का, मैं कोई अवधूत, कोई धूत, कोई राजपूत, कोई जुलाहा, मुझे कुछ भी कह लो, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने ना तो अपनी बेटी किसी को देनी है और ना ही अपने बेटे की शादी किसी की बेटी से करवानी है। काहू की जाति बिगाड़ना सो, और ना ही मुझे किसी की जाति को बिगाड़ने का शौक है, यानी कि मैं किसी की जाति को बिगाड़ने का कोई मुझे एक तरह से मैं किसी को छोटा बड़ा नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ। तुलसी सरनाम गुलाम राम को, कहते हैं कि तुलसी तो केवल राम के नाम का गुलाम है, यानी कि तुलसी तो केवल राम भक्त है, और जाको रुचे सो कहे कछुओ, वो कहते हैं जिसको जो कुछ कहना है, जाको रुचे सो कहे कुछ आओ, अगर इसके अलावा भी किसी को कुछ कहना है तो तुम वो भी कह लो, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो राम के नाम का गुलाम हूँ, मैं तो केवल अपने आप को राम भक्त कहता हूँ, मैं तो केवल अपने आप को राम का एक प्रिय भक्त, एक राम का भक्त कहता हूँ, और बाकी तुम्हें मेरे बारे में जो अच्छा लगे वो कहो। जाको रुचे कहे कुछ और, जिसको जो अच्छा लगता है, जिसकी जो रुचि है वो कहे। मांगी के खैबो मसीत ते सोईबो, मसीत को सोईबो, तो क्या कहते हैं कि मैं तो मागी के खैबो यानी कि मैं तो भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मैं भिक्षा मांग कर खाता हूँ, मसीत को सोईबो, मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर मैं सो जाता हूँ, यानी कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का है, कौन क्या है, क्योंकि ना तो मुझे किसी से कोई रिश्तेदारी रखनी है, किसी से कोई शादी करवानी है अपने बच्चों की, या किसी के बेटी को अपने घर में लेकर आना है। वो कहते हैं कि मागी के खैबो मसीत को सोईबो, मैं तो मांग के खाता हूँ और मंदिर और मस्जिदों में जाकर सो जाता हूँ। और क्या कहते हैं, लबे को न एक दबे को न दो, किसी को ना एक लेनी, किसी की लबे को ना एक, किसी की ना एक लेनी, दबे को ना दो, ना किसी को दो देनी, यानी कि कहते हैं ना किसी का लेना, न किसी को एक लेना, किसी का एक लेना, ना किसी को दो देना, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी से किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आप इसका ये भाव स्पष्ट कर सकते हैं। और पूरे 2 नंबर का है तो आप आधा पेज लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको यहाँ पर 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए उसके बाद आता है यहाँ पर भाव सौंदर्य, यानी कि जो आपको सौंदर्य पर प्रकाश डालना है। तो अब देखिए यहाँ पर जो मैं आपको शुरुआत से ही कहती हूँ कि किस तरह से आपने
किस तरह से आपने भाव सौंदर्य लिखना है। तो आपने भाव सौंदर्य लिखने के लिए क्या करना है, देखिए जैसे हमने कहा, धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जुलाहा कहो, और काहू की बेटी सो न बेटा ब्याहब। ठीक है, काहू की बेटी सो न बेटा ब्याहब, व वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार। ठीक है, बेटी सो, तो देखिए क्या कहा है, काहू की बेटी सो न बेटा ब्याहब। पॉइंट वाइज यहाँ पर लिखेंगे अगले प्रश्न का उत्तर, कि सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि व वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। खड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। और आप लिखेंगे यहाँ पर, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रुचे सो कहे कुछ हो। राम भक्ति का बोध यहाँ पर कराया गया है। ठीक है, ये आप लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो करुण रस है, ठीक है, करुण रस का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और आगे जैसे यहाँ पर कहा है कि एक जो चीज सबसे यहाँ पर मेन कही गई है वो है कि लेबे को ना एकू देबे को दो, यानी कि एक तरह से मुहावरेदार भाषा का प्रयोग भी किया गया है कि किसी की ना एक लेनी, किसी की ना दो देनी। ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर बताइए। आप पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। जैसे आप सबसे पहले कहेंगे कि ब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि खड़ी भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। और आपका भक्ति, एक तरह से भक्ति रस आप कह सकते हैं, यहाँ पर है, भक्ति का बोध कराया गया है, राम भक्ति की बोध, राम भक्ति यहाँ पर दिखाई गई है। उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर कहा कि मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें अगर आप 4 लाइनें भी लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे यहाँ पर 2 नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो पंक्तियों के सौंदर्य पर प्रकाश डालना है आपने। तो इसमें आपको जो चीजें सही लगती है वो आपने यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यहाँ पर पहला जो यहाँ पर प्रश्न था, यानी कि प्रश्न 6, इसमें केवल आपको एक ही काव्यांश दिया गया है, तो ये आपका महत्वपूर्ण है, यानी कि ये आपने सॉल्व करना ही करना है। और दूसरी बात कि ये जिस पार्ट से, जैसे मैंने आपको बताया कवितावली, उत्तरकांड, ठीक है, ये आपका चैप्टर, इसको आप बिल्कुल रट लीजिए, क्योंकि ये आपका चैप्टर हमेशा ही आपके एग्जाम में आया हुआ है। भले ही ये आपका काव्यांश इसमें से नहीं आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, लेकिन आएगा जरूर। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आप चाहो तो मैं इसको रिवाइज करवा दूंगी, अगर आप कहो, अगर आप लोगों को ये चैप्टर, क्योंकि कई बार ये काफी ज्यादा लेंदी आपका चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इसमें है, बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता है। तो अगर आप कहो तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको एक बार अच्छे से क्लियर भी करवा दूंगी। नहीं तो ये चैप्टर तो आप जरूर याद करें। देखिए, जो जो चैप्टर है मैं आपको कह रही हूँ, उनको आप एक एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लें। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है, और जैसे उसके बाद आपका ये वाला चैप्टर। उसके बाद देखिए, अब अगला यहाँ पर जो हमारा प्रश्न 7 है, उसको हम यहाँ पर एक बार डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न 7 में हमें यहाँ पर 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जबकि हमें यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, अब देखिए, कविता के बहाने, कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने का आश्रय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या बताया है, कविता के बहाने, तो जो कविता आपकी है, चैप्टर का नाम है कविता के बहाने, उसमें कविता के आधार पर सब घर एक कर देने के माने का आश्रय स्पष्ट कीजिए। यानी कि केवल आपने इस पंक्ति का अर्थ बताना है कि यहाँ पर आखिर इस पंक्ति के कारण, इस पंक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, कविता के बहाने, ये जो आपकी कविता है बहुत ही सुंदर है, और इसमें कविता के बारे में बताया गया है, कविता की उड़ान के बारे में बताया गया है कि कविता की उड़ान जो है वो कहाँ तक है, और उसका कंपेयर क्या किया गया है, उसका कंपेयर किया गया है बच्चों के खेल से। ठीक है, तो यहाँ पर सब घर एक कर देने के माने है कि जिस प्रकार जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनमें कोई भी भेदभाव नहीं होता, उनमें ना ही कोई ऊंचे नीचे का भेदभाव होता है, जाति पाति का भेदभाव होता है, अमीर गरीब का भेदभाव होता है, इस तरह का कोई भेदभाव बच्चों के मन में नहीं होता। और वो कभी भी इस तरह से नहीं देखते कि हमें उसके घर नहीं जाना, हमें उसके घर का नहीं खाना, हमें उसके घर में एक तरह से ये
नहीं उससे दोस्ती करनी, इस तरह का कोई भी भेदभाव बच्चों के मन में नहीं होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने खेल खेल में वो अपने सभी घरों में वो जाते हैं, सभी घरों में वो खाते हैं, सभी के साथ उनकी दोस्ती होती है, उनके मन में कोई भी बैर भाव नहीं होता। तो बिल्कुल कविता के बहाने में इस पंक्ति द्वारा सब घर एक कर देने के माने है कि जो कविता होती है वो भी किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करती, वो भी हमेशा से ही हमेशा तक सभी लोगों में अपना समान रूप से सभी को अपना रसास्वादन करवाती है। यानी कि जिस प्रकार जो कविता का रस होता है वो हर एक व्यक्ति को बिल्कुल वैसा ही आनंद देता है, जैसे यानी कि एक वो कभी भी भेद नहीं करता कि ये उच्च वर्ग का है, ये निम्न वर्ग का है, ये इस जाति का है, ये उस जाति का है, ये आज का है, ये कल का है। वो हमेशा से हमेशा तक अपना जो आनंद है, अपना जो रस है वो इसी तरह बनाए रखती है। और इसीलिए यहाँ पर कहा है सब घर एक कर देने के माने। तो बहुत ही सुंदर कविता है ये भी, इसको एक बार पढ़े और देखें। इसका भी आपका जो प्रश्न है वो रिवाइज होते हैं, तो इस कविता को भी एक बार अच्छे से पढ़ ले। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, आधा पेज अगर लिखेंगे, लेकिन स्पष्ट शब्दों में अगर लिखेंगे, देखिए बातें नहीं बनानी है, स्पष्ट शब्दों में अगर आप अर्थ वहां पर क्लियर करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 2 नंबर यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, पर्दे पर वक्त की कीमत है। ठीक है, अगला जो है हमारा प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में बदला, किस रूप में रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा है कि पर्दे पर वक्त की कीमत है। आपने देखा होगा यहाँ पर ये आपका जो पाठ है ये है बंद कैमरे में अपाहिज। ठीक है, तो इस पाठ को आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जब बार बार उस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, बार बार उस व्यक्ति का से प्रश्न किए जाते हैं कि आप अपाहिज हैं तो क्यों है, अपाहिज हुए तो कैसे हुए, या अपाहिजपन आपको दुख देता होगा। तो इस तरह से जब उससे बार बार प्रश्न किए जाते हैं तो वो क्या करता है, वो रोने लगता है। ठीक है ना, रोने लगता है, उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इस चीज को जो है बिल्कुल जनता को जूम करके दिखाओ, क्योंकि यही तो जनता को दिखाना है, जनता को उसके साथ रुलाना है, और वो ये नहीं कर पाते हैं, यानी कि ऐसा नहीं हो पाता है। वो व्यक्ति जो है उत्तर नहीं दे पाता है, जनता रो नहीं पाती है, और इस तरह से क्या होता है कि देखिए, तो जो व्यक्ति है, अब देखिए ये जो सारी चीजें हैं, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि वो व्यक्ति रो नहीं पाता है, और लास्ट में क्योंकि वहां पर तो क्या है किसी की भावनाओं से, अब देखिए ये सबसे बड़ा व्यंग किया गया है। जो हमारे न्यूज चैनल्स होते हैं, खासतौर पर यहाँ पर कहा है जो न्यूज चैनल है नाम दूरदर्शन, उसका नाम यहाँ पर लिया है, लेकिन आज तो बहुत सारे न्यूज चैनल है, ढेर सारे न्यूज चैनल है। तो उन व्यक्तियों की जो उसमें काम करने वाले व्यक्ति होते हैं उन पर बहुत बड़ा व्यंग किया गया है कि किस तरह से इनके मन में कोई भी भावना किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होती, कोई भी फीलिंग्स किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं होती, और ये बिल्कुल उस व्यक्ति को अपने फायदे के लिए, अपने चैनल के नाम के लिए वो इस हद तक उसको लेकर चले जाते हैं कि एक तरह से उस व्यक्ति को तोड़ कर रख देते हैं, उसके दुख को और दुगना कर देते हैं, और लास्ट में जब उनका काम नहीं बन पाता है क्योंकि उनको फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं है, और वो कह देते हैं कि वक्त पर, पर्दे पर वक्त की कीमत है। यानी कि यहाँ पर कोई भी चीज दिखाई जाती है वो बिल्कुल कुछ समय के लिए दिखाई जाती है और बाद में उसको भुला दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ चैनल की पॉपुलैरिटी के लिए होता है, चैनल को फेमस करने के लिए। ठीक है, तो और भी बहुत सारी बातें आप इस पंक्ति में लिख सकते हैं, लेकिन केवल 2 नंबर का प्रश्न है तो आप बिल्कुल सरल और सटीक शब्दों में उसका अर्थ केवल लिखेंगे, बाकी चीजें आप नहीं लिखेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न है, ये भी मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ती हूँ क्योंकि ये मैंने आपको बताया है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है। तो प्रश्न है आपका, कवितावली में उद्दित छंदों के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है।
और ये आपको जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपका टॉपिक जो है काव्यांश के रूप में भी आपके बहुत सारे सैंपल पेपर्स में आया हुआ है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से प्रश्न 7 तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, यानी कि हमारा जो काव्य खंड है वो भी लगभग यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर गद्य खंड से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और अगर आपको काव्य खंड में किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है तो वो आप नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।